जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य जी और भारत की समस्त ऋषि परंपरा को नमन करते हुए भारत को दोबारा से विश्व गुरु बनाने के लिए, भारत का खोया हुआ वैभव पुनः लौटाने के लिए, प्राप्त करने के लिए और एक एक भारतीय के मन में योग के प्रति, आयुर्वेद के प्रति, स्वदेश के प्रति, स्वाभिमान के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति जागृति लाने के लिए आइए हम कुछ चर्चा करते हैं, देश के बारे में बातचीत करते हैं। आज वर्तमान समय में देश के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, किस किस प्रकार की विडंबनाएं हैं, हमें किस प्रकार से अपनी जानकारी को बढ़ाना है और किस प्रकार से स्वदेशी के मार्ग पर चलकर हमारी संस्कृति, हमारे महापुरुषों, हमारे ऋषियों के मार्ग पर चलकर कैसे हम भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं, कैसे हम भारत को महान बना सकते हैं, इसके लिए चर्चा करते हैं। आज पूरी दुनिया में कोरोना महामारी के रूप में फैला हुआ है। इस बीमारी का नाम WHO की ओर से नोबल कोविड कोरोना 19 दिया गया है। WHO और चीन की भूमिका के बारे में पूरी दुनिया में आज अलग अलग तरीके से बातचीत हो रही है। पूरी दुनिया में ये महामारी फैली हुई है, लाखों लोग मर रहे हैं। अमेरिका, इटली, ब्रिटेन, जिसको स्वास्थ्य की दृष्टि से, सुविधाओं की दृष्टि से, हेल्थ सिस्टम की नज़र से हम देखें तो जिनको पूरे दुनिया में बहुत अच्छा सिस्टम माना जाता था, उनका हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गया है, उनका हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से बैठ गया है। लोग सड़कों पर पड़े हुए हैं, लोग हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं और लोग सड़कों के ऊपर मर रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं। लोगों के पास वेंटिलेटर नहीं है, लोगों के पास ICU नहीं है। जो लोग मर रहे हैं कोरोना बीमारी से, उनको मरते हुए लोगों को बचाने के लिए बेड नहीं है। और तो और विडंबना कैसी है आप देखिए कि लंदन के हॉस्पिटल में उनकी नर्सों को पर्सनल प्रोटेक्टिव किट नहीं मिल पा रही। उनको जो डस्टबिन के अंदर पॉलीथीन लगाते हैं, उन पॉलीथीन को बांध कर काम चलाना पड़ रहा है। नर्स को, डॉक्टर को ग्लव्स नहीं मिल पा रहे, उनको मास्क नहीं मिल पा रहे, उनको अपने पूरी बॉडी को कवर करने के लिए PPE किट नहीं मिल पा रही। मैं न्यूयॉर्क की बात करूं तो न्यूयॉर्क के अंदर, USA के अंदर, जो पूरी दुनिया की इकोनॉमिकल पावर है, जो पूरी दुनिया की पॉलिटिकल पावर है, पूरी दुनिया का जो वर्ल्ड लीडर है, ग्लोबल इकोनॉमी है, ग्लोबल पावर है, उसकी स्थिति आज ये है कि उनके इमरजेंसी के हॉस्पिटल के अंदर, उनकी न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल की इमरजेंसी विभाग की हेड के पास पहनने के लिए N95 मास्क नहीं है। वो कहती है कि मैं 6 दिन से एक मास्क को पहने हुए हूं, मेरे पास इस मास्क को बदलने के लिए नया मास्क नहीं है। न्यूयॉर्क जैसे शहर में, अमेरिका जैसे शहर में जो दंभ भरता था कि मैं पूरी दुनिया का विश्व गुरु हूं, पूरी दुनिया का ग्लोबल लीडर हूं, वो आज चरमरा रहा है, वो आज ढह रहा है। स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि अमेरिका के, न्यूयॉर्क के हर हॉस्पिटल के बाहर एक एक वो फ्रीजर वाला ट्रक खड़ा कर दिया गया है, जिस फ्रीजर वाले ट्रक में आइसक्रीम या फ्रोजन, जैसे अपने यहाँ फ्रोजन मटर आती हैं, वो भरी जाती हैं। उन फ्रीजर्स को खाली करके, उन ट्रकों को जिनके अंदर बड़ा सा फ्रिज पीछे लगा रहता है, उनको हॉस्पिटल के बाहर, इमरजेंसी के बाहर खड़ा कर दिया गया है, ताकि किसी व्यक्ति की डेथ हो तो उस व्यक्ति की डेड बॉडी को वहां पर रखा जा सके। क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर जो मोर्चरी है, जो फ्रीजर है, उनके अंदर जगह कम पड़ी गई है। कब्रिस्तानों के अंदर जगह कम पड़ चुकी है। कब्रिस्तानों के अंदर लाशों को रखने की जगह नहीं है। लाश, जो लोग मारे जाते हैं, परिजन उनका अंतिम दर्शन नहीं कर सकते, उनको छू नहीं सकते, उनको एक पोली बैग में लपेटकर उनको सीधे सीधे दफना दिया जाता है। दफनाने के लिए बैग्स कम पड़ रहे हैं, दफनाने के लिए ताबूत कम पड़ रहे हैं, दफनाने के लिए कब्र खोदने वाले मजदूर नहीं मिल पा रहे, दफनाने के लिए स्थान नहीं मिल पा रहा। तो JCB से गड्ढा करके, अमेरिका जैसा देश JCB से गड्ढा करके एक अपने सुनसान द्वीप के ऊपर कई कई लाशों को एक साथ दफनाने का काम कर रहा है। इतनी भयंकर विडंबना पूरी दुनिया में चल रही है। पूरी दुनिया में आज UK के हॉस्पिटल में नर्स मजबूर है अपनी एक साथी नर्स को मरते हुए देखने के लिए, उसको अपने हाथ से उस वेंटिलेटर का स्विच ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि उसको पता है कि इस बीमारी का कोई समाधान नहीं, हम इसको बचा नहीं सकते और वेंटिलेटर के ऊपर ये तड़फ रही है, तो इसकी तड़फ को खत्म करने के लिए वेंटिलेटर को ऑफ करके इनको शांति के साथ, इनको सुकून के साथ मरने दिया जाए। दुनिया की सारी मिसाइल्स, दुनिया के सारे परमाणु हथियार, लेजर गाइडेड मिसाइल्स, वो द्रोण जिनके बल के ऊपर अमेरिका जैसी महाशक्ति गर्व करती थी, प्राउड करती थी, दंभ भरती थी, वो सब चरमरा रहा है। परमाणु बम
बंद कमरों के अंदर, बंद शस्त्रागारों के अंदर रखे हुए हैं, लेकिन वो परमाणु बम भी इस छोटे से वायरस के सामने, जो आंखों से दिख नहीं रहा, इसके सामने बेबस और लाचार फील करते हैं। ये पूरी दुनिया की स्थिति है। पूरी दुनिया के साथ साथ भारत के अंदर भी लॉकडाउन की स्थिति है। दुनिया के लगभग 150 देशों में पूरा लॉकडाउन है, बाकी कुछ देशों में अधूरा लॉकडाउन है। तो इस लॉकडाउन के कारण पूरी दुनिया की फैक्ट्रियां बंद हैं और पूरी दुनिया की फैक्ट्रियों के काम बंद हैं, पूरी दुनिया के लोग खाली बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया के अंदर भयंकर मंदी के हालात हैं। पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन के कारण लोगों के पास भयंकर गरीबी आने की संभावना है। पूरी दुनिया में अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं कि 1930 में जो भयंकर मंदी आई थी, उस 1930 की मंदी से भी बड़ी मंदी आने वक्त की संभावना है, बड़ी सुस्ती आने की संभावना है, अर्थव्यवस्था के बैठने की संभावना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पूरी दुनिया की स्थिति हुई थी कि पूरी दुनिया के अंदर लाखों लोगों के पास भयंकर गरीबी आ गई थी, खाने के लिए अन्न का दाना नहीं बचा था, वैसी स्थिति से पूरी दुनिया गुजर रही है, पूरा देश गुजर रहा है। ऐसी स्थिति पूरी दुनिया की बनी हुई है। तो इसमें भारत की क्या भूमिका है, भारत की संस्कृति कैसी है और भारत के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, भारत के अड़ोस पड़ोस में क्या क्या चुनौतियां हैं, ये बीमारी कहां से आई, इस बीमारी के पीछे षड्यंत्र क्या है, इसकी हम बातचीत करते हैं। 31 दिसंबर को WHO को एक चिट्ठी मिलती है चाइना की ओर से। उस चिट्ठी में लिखा रहता है कि हमारे पास कुछ ऐसे केस आए हैं जिनका गला खराब है, जिनको खांसी है, जिनको फ्लू है, और इन केसों में हमें लगता है कि ये किसी नए प्रकार का वायरस है। 31 दिसंबर को ही WHO के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। 1948 में WHO का गठन किया गया। इस उद्देश्य के साथ गठन किया गया कि WHO के माध्यम से पूरी दुनिया को हम महामारियों से बचाएंगे। पूरी दुनिया में जो ऐसी बीमारियां हैं जो महामारी के रूप में चेचक, हैजा, मलेरिया, टीबी, इन सब के कारण, पोलियो के कारण जहां लाखों करोड़ों लोग पूरी दुनिया में मारे जाते हैं, हम दुनिया के देशों को, दुनिया के लोगों को, मानवों को इन बीमारियों से बचाएंगे। इन बीमारियों से बचाने के लिए पूरी दुनिया के देशों ने मिलकर एक विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की। इस विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से यह उद्देश्य रखा गया कि अब पूरी दुनिया में बीमारी के कारण, महामारी के कारण ज्यादा लोगों की मृत्यु ना हो, बीमारी महामारी के कारण छोटे बच्चों के अंदर कुपोषण ना हो, उनकी मृत्यु ना हो, टीबी से मृत्यु ना हो, मलेरिया से मृत्यु ना हो, पोलियो से मृत्यु ना हो। तो महामारियों को के उन्मूलन करने को लेकर WHO की स्थापना की गई। WHO पूरी दुनिया का एक सामूहिक संगठन है जिसका दायित्व है कि पूरी दुनिया में महामारी को फैलने से रोकना। इस प्रकार के वायरस की जब कभी खबर आती है तो WHO तुरंत सक्रिय होता है और सक्रिय होकर वो तत्काल पूरी दुनिया के एक्सपर्ट की, पूरी दुनिया के रिसर्च लैब की टीम को भेजता है। रिसर्च लैब और एक्सपर्ट की टीम जाकर जहां पर वायरस आता है उस वायरस की जांच करती है, उसकी पहचान करती है, उसकी जांच पहचान करने के बाद पेशेंट जीरो की खोज करती है जिसके अंदर सबसे पहले ये वायरस पाया गया। पेशेंट जीरो की खोज करने के साथ साथ वो सारे सैंपल कलेक्ट करती है। इसके साथ साथ वो जहां से ये वायरस पाया गया, ये वायरस जानवरों से आया, ये वायरस इंसानों से आया, इस वायरस का संक्रमण कैसे है, इस वायरस का लाइफ साइकिल क्या है, इस वायरस का जीनोम स्ट्रक्चर क्या है, इसकी जेनेटिक संरचना क्या है, इसका DNA RNA की संरचना क्या है, ये सारी जानकारी करने का काम WHO करता है। और ये सारी जानकारी जैसे ही वो प्राप्त करता है तो तत्काल निर्णय लेकर पूरी दुनिया में यदि कहीं लॉकडाउन करना है, कहीं ट्रैवल के ऊपर रोक लगानी है, कहीं ट्रेड के ऊपर रोक लगानी है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स के ऊपर रोक लगानी है, तो इनके ऊपर रोक लगाने की जिम्मेदारी WHO की होती है। WHO पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ठेकेदार संगठन है जिसका दायित्व है कि दुनिया के अंदर कोई बीमारी महामारी के रूप में फैली है या नहीं फैली, और इस बीमारी से क्या क्या नुकसान हो सकता है और पूरी दुनिया इस बीमारी से कैसे निपटे, इसके लिए WHO की ठेकेदारी दुनिया के देशों ने मिलकर तय की है। सामूहिक संगठन एक बनाया है कि यह संगठन हमें महामारी से बचाव करने के लिए हमारा योगदान करेगा। तो आज जो कोरोना पूरी दुनिया में फैल रहा है और कोरोना में जो चाइना की भूमिका आ रही है वो बड़ी षड्यंत्र पूर्वक भूमिका आ रही है और भारत के लिए खतरा और ज्यादा हो जाता है। भारत के लिए खतरा ज्यादा किस लिए हो जाता है? क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो चाइना का पड़ोसी है और चाइना भारत को अपना स्वाभाविक दुश्मन मानता है। चाइना भारत से स्वाभाविक दुश्मनी करता है। चाइना और भारत की स्वाभाविक, भारत की दृष्टि में नहीं है लेकिन चाइना की दृष्टि में वो भारत को अपना प्रतिद्वंदी मानता है और उसके मन में भारत के प्रति
ईर्ष्या और द्वेष कूट कूट के भरा हुआ है, उसकी कुटिल नजर भारत के ऊपर सदैव रहती है कि वो भारत की सीमाओं का किस प्रकार से अतिक्रमण कर सके, भारत को खंड खंड करके कैसे तोड़ सके, भारत की इकोनॉमी को कैसे तोड़ सके, भारत के दुश्मनों को कैसे प्रश्रय देकर पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का काम, बांग्लादेश को, बर्मा को आगे बढ़ाने का काम, भूटान के ऊपर सीमा के अंदर आकर रोड बनाने का काम, भूटान के ऊपर कब्जा करने का काम, नेपाल के ऊपर कब्जा करने का काम, तिब्बत के अंदर कब्जा करने का काम, लेह लद्दाख के अंदर कब्जा करने का काम, अफगानिस्तान के अंदर सैनिक अड्डे बनाने का काम, भारत के चारों ओर से श्रीलंका को घेरने का काम, श्रीलंका में हम्बनटोटा नाम के एयरपोर्ट के ऊपर अपना सैनिक अड्डा बनाने का काम से लेकर, मालदीव से लेकर, सेशल्स द्वीप से लेकर, अफ्रीका के अंदर, सूडान के अंदर अड्डा बनाने से लेकर भारत को चारों ओर से घेरने का काम चाइना कर रहा है। तो इस वायरस की स्थिति में चीन की क्या भूमिका है, भारत की क्या भूमिका है, और हम सबको चाइना से क्या सबक लेना है, क्या सीखना है, और स्टेप बाय स्टेप ये वायरस जो पूरी दुनिया में फैल रहा है, इस वायरस के बारे में जो जिम्मेदार लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, इसकी चर्चा हम आज के एपिसोड में, आज के कार्यक्रम में करने वाले हैं। आज कल परसों हम चाइना की भूमिका और भारत की भूमिका और भारत चाइना से बचने के लिए किस प्रकार से एक्शन ले, किस प्रकार से काम करे, इसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। अभी तत्काल की मैं बात करूं तो तत्काल अभी खबर आई कि अरब के अंदर, भारत के अंदर एक जो विशेष जमात के कारण कोरोना वायरस भारत के अंदर एक महामारी के रूप में फैला और हजारों व्यक्ति उससे और संक्रमित हुए हैं। हजारों व्यक्तियों ने एक गैर जिम्मेदारी का काम करते हुए दिल्ली में एक धार्मिक गैदरिंग की, धार्मिक सामूहिक धर्म चर्चा की, और उस धर्म चर्चा में उन्होंने वहां से निकलकर पूरे भारत में अलग अलग, रांची में, पटना में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, हैदराबाद में वो पहुंचे और वहां रहकर उन्होंने बीमारी की, कोरोना की परवाह ना करते हुए, अपने आप को सावधान ना रखते हुए पूरे भारत के अंदर इस बीमारी को फैलाने में, संक्रमण को फैलाने में कैरियर की भूमिका निभाई। तो आज जब ये कैरियर की भूमिका निभाने के बाद जब भारत के अंदर इसके विषय में आवाज उठी कि इन लोगों को ऐसा गैर जिम्मेदाराना कार्य नहीं करना चाहिए, और कुछ लोगों ने कहा कि इन लोगों को स्वास्थ्य की सेवाओं में कोऑपरेट करना चाहिए, तो अरब देशों से ये आवाज उठी है कि भारत के अंदर इस प्रकार की किसी एक समुदाय विशेष को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। तो ये चीजें पूरी मीडिया के अंदर चल रही हैं। इस चीजों के साथ साथ अभी और दुखद बात क्या है कि भारत के अंदर जो आज हजारों पेशेंट हैं उसमें कोरोना वॉरियर बनकर पुलिस लगी हुई है, नर्स लगे हुए हैं, डॉक्टर लगे हुए हैं, और इसके साथ साथ जितनी भी स्वदेशी और राष्ट्रवादी संस्थाएं हैं, जितनी स्वदेशी राष्ट्रवादी कंपनियां हैं, पतंजलि योगपीठ ने लगभग 30 करोड़ रुपए का सहयोग इस कोरोना की आपदा में सीधे सीधे समर्पित किया है। और इसके साथ साथ पतंजलि के लाखों कार्यकर्ता अलग अलग स्थानों पर अपनी सेवाएं कर रहे हैं, कहीं गरीब व्यक्तियों को भोजन करवा रहे हैं, कहीं मास्क लगाकर वितरण कर रहे हैं, सैनिटाइजर वितरण कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, लोगों को तनाव से, डिप्रेशन से, स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए योग करवा रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर के अंदर जिनके अंदर कोरोना होने की आशंका है उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और पतंजलि योगपीठ ने अपने 5 महत्वपूर्ण संस्थान, योगग्राम, पतंजलि योगपीठ, गुवाहाटी का संस्थान, बंगाल का संस्थान, ये 5 महत्वपूर्ण संस्थान, गाजियाबाद का संस्थान, नई दिल्ली का संस्थान, पतंजलि योगपीठ, जहां पर हजारों लोगों की व्यवस्था है, उसको क्वारंटाइन सेंटर के लिए पूरे देश को समर्पित किया है, उनको उपलब्ध करवाया है कि इस कोरोना की आपदा में आप जैसे चाहें इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ परम पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धाचार्य जी प्रतिदिन लोगों को योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम कर रहे हैं, और उनको इस आपदा से बचाने के लिए एक बड़ी भूमिका परम पूज्य स्वामी जी महाराज निभा रहे हैं। ऐसे ही राष्ट्रवादी व्यक्ति इस देश को, इस धर्म को, इस दुनिया को बचाने के लिए इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। और इस कार्यक्रम में जो हमारे कोरोना वायरस वॉरियर्स लगे हुए हैं, हमारे पतंजलि के जो लाखों कार्यकर्ता लगे हुए हैं, उन सब का हम अभिनंदन करते हैं। डब्ल्यूएचओ की भूमिका की अब हम बात करेंगे कि डब्ल्यूएचओ ने षड्यंत्र किस प्रकार से किया, ये कोरोना वायरस इस प्रकार से कैसे फैला, और चाइना की मंशा क्या रहती है, चाइना का चेहरा क्या है, चाइना का चरित्र क्या है, चाइना की भूमिका क्या है, इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। तो 31 दिसंबर को पहली बार चाइना ने एक चिट्ठी डब्ल्यूएचओ को लिखी कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ कुछ फ्लू के, कुछ वायरस के इन्फेक्शन वाले लोग मिले हैं। और 31 दिसंबर को ही एक चिट्ठी डब्ल्यूएचओ को ताइवान नाम के देश से मिलती है। ताइवान एक छोटा सा पड़ोस, चाइना के पड़ोस में देश है, जिसके ऊपर चाइना अवैध रूप से कब्जा दिखाता है। ताइवान चाइना का विरोध करता है और जबरदस्ती उसके कब्जे में आने से बचना चाहता है। एक स्वाभाविक रूप से देखा जाए तो ताइवान और चाइना एक दूसरे के विरोधी हैं। तो चाइना ने चिट्ठी लिखी। चाइना ने अपनी चिट्ठी में कोई गंभीरता की बात नहीं की, कोई बहुत सीरियस मुद्दा इसको नहीं बताया, एक सूचनात्मक चिट्ठी लिखी
ताइवान ने अपनी चिट्ठी में साफ साफ लिखा कि यह वायरस आदमी से आदमी के बीच में फैलता है और इस वायरस से पूरी दुनिया को गंभीर खतरा है। इस वायरस से पूरी दुनिया को बचाने के लिए हमें तत्काल कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन डब्ल्यूएचओ में अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल हैं मिस्टर टुड्रोस डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक 2017 में बनाए गए। 2017 में जब मिस्टर टुड्रोस का चयन हुआ तो उस चयन में वोटिंग करवाने में चीन ने डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक के पद पर मिस्टर टुड्रोस का चुनाव हो, इसके लिए पूरी तरह से बैक के अंदर रहकर, पर्दे के पीछे रहकर लॉबिंग करने का काम किया। ऐसे देश जो चाइना के प्रभाव में थे, जो चाइना के कम्युनिस्ट देश थे, ऐसे देश जिन्होंने चाइना से कर्ज लिया हुआ था, ऐसा देश जिनसे चाइना के ट्रेड के रिलेशन हैं, उन सारे देशों के ऊपर चाइना ने दबाव डाला कि डब्ल्यूएचओ का महानिदेशक मिस्टर टुड्रोस को होना चाहिए। ये मिस्टर टुड्रोस ऐसे व्यक्ति हैं जो एक तरीके से चाइना के मिस्टर शी जिनपिंग के छोटे भाई की तरह हैं। पूरी दुनिया में देखिए, एक चीन तो एशिया के अंदर है, अफ्रीका के अंदर एक देश है इथोपिया के नाम से। वो इथोपिया देश ऐसा देश है जिसको अफ्रीका में ये कहा जाता है कि ये लिटिल चाइना है। तो इस लिटिल चाइना के रहने वाले हैं मिस्टर टुड्रोस। मिस्टर टुड्रोस का डब्ल्यूएचओ के ऑर्गेनाइजेशन में महानिदेशक के पद पर चयन करवाने में चाइना ने पूरी बैकिंग की, पूरी लॉबिंग की। क्योंकि इसकी बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो मिस्टर टुड्रोस के बारे में सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि मिस्टर टुड्रोस 1990 के दशक में एक संगठन के सदस्य होते थे और वो संगठन कितना खतरनाक था आप अंदाजा लगा लीजिए। उस संगठन को यूनाइटेड स्टेट यूएसए ने वर्ल्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिस्टेड किया हुआ था और उस संगठन के ऊपर बैन लगाया हुआ था। मिस्टर टुड्रोस उसी इथोपिया के संगठन के, जो बाद में जाकर वहां पर राजनीतिक पार्टी बना, उस संगठन के तीसरे नंबर के वरिष्ठ पदाधिकारी थे। तो मिस्टर टुड्रोस, उनके चरित्र को आप जान लीजिए कि वो चरित्र ऐसा जो वर्ल्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में 1990 के दशक में तीसरे नंबर के पदाधिकारी रहे हैं, वो आज डब्ल्यूएचओ में हेल्थ के ठेकेदार बने हुए हैं, हेल्थ के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। इसको आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि आपके घर में, आपके किसी गांव में या किसी शहर में किसी कसाई को आप किसी मंदिर का पुजारी बना दे, किसी कसाई के हाथ में आप लोगों की जान की कमान दे दें। और मिस्टर टुड्रोस ने आगे ऐसा ही किया। इसकी हम परत दर परत हम फैक्चुअल बातचीत करेंगे, फैक्चुअल रिकॉर्ड के साथ बातचीत करेंगे। तो 31 दिसंबर को यह चिट्ठी मिलती है। दिसंबर में डब्ल्यूएचओ कुछ खास नहीं करता, ताइवान की चिट्ठी को फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। ये जनवरी के अंदर एक और बड़ी घटना होती है। वो बड़ी घटना क्या होती है कि जनवरी के महीने में चाइनीज नया साल आता है। चाइना के अंदर नया साल 1 जनवरी को नहीं आता। चाइनीज नया साल हर साल अलग अलग दिनों में आता है। वो लूनर कैलेंडर को मानते हैं। जैसे अपने यहाँ देसी विक्रमी संवत होता है ना, जिसमें अपने देसी महीने होते हैं और हम उसी के अनुसार अपना भारतीय नववर्ष मनाते हैं, ऐसे ही चाइना में चाइनीज नववर्ष मनाया जाता है। चाइना के अंदर अपनी देशभक्ति, अपनी राष्ट्रभक्ति, चाइना के अंदर अपनी परंपराओं से इतना प्रेम है कि वो अपना नया साल अपने चाइनीज परंपराओं के अनुसार मनाते हैं। तो इस साल चाइनीज परंपराओं के अनुसार वो नया साल जनवरी के अंतिम सप्ताह में आने वाला था। चाइना ने इस अंतिम सप्ताह में क्या होता है, जब चाइनीज नया साल आता है तो चाइनीज लोग पूरे साल काम करते हैं। पूरे साल काम करने के बाद जब उनका नया साल आता है तो नए साल में वो कम से कम 3 हफ्ते के लिए पूरी दुनिया में घूमने के लिए, छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं। जैसे अपने यहाँ बंगाल से भाई दुर्गा पूजा के समय जाते हैं, दीपावली के समय गुजरात के भाई जाते हैं। तो इस प्रकार से वो छुट्टी मनाने के लिए 10 दिन की, 5 दिन की, 15 दिन की अलग अलग देशों में पूरी दुनिया में जाते हैं। और पूरी दुनिया से नया साल मनाने के लिए चाइना के अंदर जो चाइनीज व्यक्ति जो पूरी दुनिया में रहते हैं, अलग अलग देशों में व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं या वहां पर रहते हैं, तो उनको बुलाया जाता है। वो अपने देश में आकर अपने घर परिवार से, अपने मित्रों से मिलकर जाते हैं, मिलकर वो बातचीत करते हैं। तो ये चाइना के अंदर उस समय, अगर हम जनवरी के महीने की बात करें तो 23 जनवरी को जब ये वायरस खूब बहुत तेजी के साथ फैल चुका है तो चाइनीज लॉबी 23 जनवरी को वुहान का लॉकडाउन करता है। और वुहान के लॉकडाउन करते करते, उसके करने से पहले लगभग 60 से 70 लाख लोग चाइना से निकलकर पूरी दुनिया में जा चुके होते हैं। इसका मतलब क्या है, चाइना जिसको पहले से इसके बारे में पता था, वो इस वायरस के ऊपर रोक नहीं लगाता, इस वायरस को फैलने देता है। और जब ये सुनिश्चित हो जाता है कि 60-70 लाख लोग पूरी दुनिया में पहुंच चुके हैं, उसके बाद वो अपने वुहान का लॉकडाउन करता है। जनवरी में चाइना और डब्ल्यूएचओ के बीच में कई सारी बातचीत होती हैं। तो उन बातचीत के बीच में भी डब्ल्यूएचओ
कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता कि चाइना के साथ हम डाटा शेयर करें, चाइना के साथ डाटा मांगे कि किस पेशेंट के अंदर ये सबसे पहले खतरा आया था। देखिए, जब कोई वायरस आता है तो उस वायरस के बारे में ये सामान्य धारणा है कि जब ये कोई भी वायरस नया आता है तो उस वायरस के लक्षण जिसमें सबसे पहले दिखाई दिए जाते हैं उसको कहा जाता है पेशेंट जीरो। इस पेशेंट जीरो को ढूंढने के लिए WHO, जब भी वायरस आता है तो सबसे पहले पेशेंट जीरो को ढूंढा जाता है। WHO चीन में पेशेंट जीरो को ढूंढने के लिए कोई प्रयास नहीं करता। WHO जब भी कोई वायरस आता है तो वहां किस हिस्से में पाया गया, कितना संक्रमण हुआ, कैसे फैलता, इसकी सारी जांच पहले हफ्ते में कर लेता है। 2002-3 में सार्स आया, 2007-8 में स्वाइन फ्लू आया। तो अगर हम 7-8 की बात करें, 2002-3 की बात करें, तो सार्स और स्वाइन फ्लू के समय WHO ने एक हफ्ते के अंदर एक्शन ले लिया, पूरी दुनिया के साथ डाटा शेयर कर लिया, पेशेंट जीरो की पहचान कर ली, पेशेंट जीरो के साथ साथ वायरस के जेनेटिक स्ट्रक्चर की, वायरस के ऊपर वायरस का जीनोम स्ट्रक्चर क्या है, वायरस कैसे फैलता है, इसके बारे में पूरी दुनिया को अलर्ट करना शुरू कर दिया था। लेकिन इस केस में आप देखिए कि 23 जनवरी तक WHO कोई खास काम नहीं करता। वो केवल जब वुहान में लॉकडाउन होता है तो चाइना की तारीफ करने का काम करता है। चाइना की तारीफ करते हुए वो कहता है कि चाइना ने बहुत अच्छा कंट्रोल किया, चाइना ने बहुत अच्छा लॉकडाउन लगाया, चाइना बहुत अच्छा देश है, चाइना के अंदर ट्रांसपेरेंसी बहुत है, चाइना के अंदर पारदर्शिता बहुत है, ऐसा WHO कहता है। और ऐसा कहने के बाद 23 जनवरी को वुहान लॉकडाउन हो जाता है। अब वुहान से शंघाई की फ्लाइट बंद हो जाती हैं, वुहान से बीजिंग की फ्लाइट बंद हो जाती हैं, वुहान से 60-70 लाख लोग पहले ही निकल चुके होते हैं जिनके अंदर संक्रमण होता है। और अभी एक खतरनाक रिपोर्ट और क्या आई है, कल एक रिपोर्ट आई है कि यह संक्रमण उनके अंदर भी होता है जिनके अंदर कोई लक्षण नहीं होते। अभी भारत की सरकार ने कल यह कहा है कि 80% ऐसे लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए जिनके अंदर किसी भी प्रकार से इस बीमारी का कोई लक्षण नहीं था। मतलब उनको ना खांसी था, ना जुकाम था, उनका ना गला खराब था, उनके अंदर उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उनके अंदर वायरस तो था लेकिन वायरस अपना असर नहीं दिखा पा रहा था। और इसमें खराब चीज क्या होती है कि जिसके अंदर वायरस है और वायरस उसको इफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन वो जिस व्यक्ति के संपर्क में आएगा, जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी लो होगी या जिसके संपर्क में आएगा, उन सारे व्यक्तियों को वो पॉजिटिव करता हुआ चला जाएगा। ये एक विडंबना इस वायरस की है। इसकी जानकारी भी WHO और चाइना को पहले से थी, उसकी जानकारी भी शेयर नहीं की गई। अब 28 और 29 जनवरी को आ जाइए। 28-29 जनवरी को WHO के मिस्टर टुड्रोस पहुंचते हैं शी जिनपिंग साहब से मिलने के लिए। चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग साहब। के बारे में मैं बता दूं कि वो चाइना के राष्ट्रपति हैं, दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। चाइना में उनको लिंगसू कहा जाता है। लिंगसू मतलब चाइना का सुप्रीम कमांडर, ऐसा व्यक्ति जिसको चाइना में कोई चुनौती नहीं दे सकता, जिसकी कोई बात नहीं काट सकता। और चाइना के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपके साथ और शेयर करना चाहता हूं। चाइना वो देश है जहां पर कोई मानवाधिकार आयोग नहीं है, कोई जुडिशरी सिस्टम नहीं है। चाइना वो देश है जहां पर चाइना में केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, कोई विपक्ष नहीं है। चाइना में कोई लोकतंत्र नहीं है। चाइना के अंदर किसी भी प्रकार से कोई मीडिया नहीं है जो किसी पीड़ित की या किसी व्यक्ति की आवाज उठाए। चाइना के अंदर जो सरकार कहता है उसी को सच माना जाता है। सरकार से बाहर कोई भी व्यक्ति बात नहीं कर सकता। चाइना के अंदर मीडिया की, प्रेस की और इंटरनेट की इतनी सेंसरशिप है कि आप अंदाजा लगा लीजिए कि चाइना की मर्जी के बिना चाइना से बाहर कोई वहां की रिपोर्ट, कोई फोटो, कोई वीडियो वहां से बाहर नहीं आ सकता। चाइना के अंदर मीडिया सरकार के इशारे पर काम करती है। सरकारी एजेंसीज मीडिया को हैंडल करती हैं, मीडिया को कंट्रोल करती हैं, मीडिया को ऑपरेट करती हैं। चाइना के अंदर चाइना का खुद का अपना गूगल है। चाइना जिस गूगल का हम प्रयोग करते हैं वो अलाउड नहीं है चाइना में चलाने के लिए। फेसबुक अलाउड नहीं है चाइना में चलाने के लिए, यूट्यूब अलाउड नहीं है चाइना में चलाने के लिए, व्हाट्सएप अलाउड नहीं है, विकिपीडिया अलाउड नहीं है, कोरा अलाउड नहीं है। मतलब चाइना के लोग जो अपने चाइनीज लोगों को दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जो उनको चाहते हैं कि वो ये सोचे वही वो सोचते हैं, उसके अलावा वो कोई बात सोच नहीं सकते, वो और कोई बात कर नहीं सकते। तो चाइना के अंदर डेमोक्रेसी का ये हाल है। इस प्रकार की चाइना के अंदर दादागिरी है। ये मैंने थोड़ा सा कुछ सैंपल में आपके सामने रखा। और वर्तमान में यदि हम बात करें तो चाइना आज पूरी दुनिया की ग्लोबल फैक्ट्री बना हुआ है। ग्लोबल फैक्ट्री कैसे बना हुआ है? चाइना के अंदर आज पूरी दुनिया में जितनी मैन्युफैक्चरिंग होती है 25% केवल और केवल चाइना में होती है। आज पूरी दुनिया में यदि 10 मोबाइल फोन बनाए जाते हैं तो 10 में से 7 मोबाइल फोन चाइना के अंदर बनते हैं। 10 में से हम 10 लोगों ने जूता पहना हुआ है तो उस जूता में, उस 10 जोड़ी जूते
कहीं बनते हैं पूरी दुनिया में तो 6 जोड़ी जूते बनाने का काम केवल चाइना करता है। जितने सोलर सेल्स बनते हैं उसमें 74% सोलर सिस्टम, सोलर पैनल बनाने का काम चाइना करता है। जितने स्टील बनता है 50% स्टील पूरी दुनिया में केवल चाइना बनाता है। जितनी सीमेंट बनती है दुनिया की 60% सीमेंट केवल चाइना बनाने का काम करता है। पूरी दुनिया में आज हम बात करें तो पूरी दुनिया में जितने सेब उत्पादन करते हैं, सेबों का उत्पादन होता है, उसमें पहले नंबर पर चाइना है जो 50% सेबों का उत्पादन करता है, और दूसरे नंबर पर यूएसए है जो केवल 6% सेब का उत्पादन करता है। तो ये जो गैप है ये चाइना को बहुत बड़ा वर्ल्ड लीडर बनाता है। आज चाइना की दुनिया की टॉप 500 कंपनियों में से 116 कंपनियां चाइना की हैं। दुनिया की 10 बड़ी सरकारी कंपनियों में से 5 कंपनियां चाइना की हैं। चाइना का जो सेंट्रल चाइनीज बैंक है वो 2017 के बाद दुनिया का सबसे अमीर बैंक है। दुनिया के 5 बड़े बैंकों में से, अमीर बैंकों के में से 4 बैंक चाइना के हैं। इतना ताकतवर चाइना बना हुआ है। पूरी दुनिया में किसी को कुछ बनवाना हो तो उसको चाइना में जाना पड़ेगा और चाइना उस आइटम को, उस चीज को बनाकर दे देता है। चाइना के अंदर और क्या षड्यंत्र है कि पूरी दुनिया के अंदर चाइना पूरी दुनिया के अंदर अपना माल सप्लाई करता है, माल डंप करता है, उसकी लोकल मार्केट को, लोकल स्वदेशी उद्योग धंधों को पूरी तरह से खत्म कर देता है, और स्वदेशी उद्योग धंधों को, वहां की मार्केट को पूरी तरह से माल पाट कर, माल को डंप करके, माल को सस्ते रेटों में पूरे बाजार के अंदर घुसाकर, उसके बाद चाइना वहां पर जब रेट कम हो जाते हैं, वहां के उद्योग धंधे खत्म हो जाते हैं, उद्योग धंधे मर जाते हैं, तो उसके बाद चाइना वहां पर ज्यादा रेट में माल बेचकर उस देश को आर्थिक रूप से गुलाम बनाने का बड़ा षड्यंत्र चाइना कर रहा है। आइए अब वापिस आते हैं। मैंने चीन के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको ये दी, और शी जिनपिंग, चीन के अंदर 3 महत्वपूर्ण पद हैं। एक चीन का राष्ट्रपति का पद जो शी जिनपिंग के पास है, दूसरा चीन की जो डिफेंस, मिलिट्री और डिफेंस की जो कमीशन है उसके चेयरमैन का पद वो शी जिनपिंग के पास है, और तीसरा जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उस पार्टी के अंदर जनरल सेक्रेटरी का, महान सचिव का पद। ये 3 ताकतवर पद हैं। ये तीनों पद अकेले शी जिनपिंग के पास हैं, और शी जिनपिंग बहुत जिद्दी है, शी जिनपिंग बहुत कुटिल है। शी जिनपिंग का एक सपना है कि मुझे 2049 तक चाइना को वर्ल्ड पावर बनाना है। शी जिनपिंग का एक सपना है कि 2025 तक, अभी तो वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग में चाइना का योगदान 25% है, मुझे चाइना का योगदान कम से कम 50-60% करना है। ऐसी शी जिनपिंग की योजना है। तो ये मैंने चाइना की भूमिका के बारे में बताई, भारत की भूमिका के बारे में बताई। कोरोना वायरस के ऊपर अब हम आते हैं, कोरोना वायरस के ऊपर बात करते हैं। तो 31 दिसंबर को इसकी खबर चाइना WHO को देता है। 23 जनवरी को वुहान में लॉकडाउन होता है। 28-29 जनवरी को मिस्टर ट्रूडोस शी जिनपिंग से मिलने के लिए जाते हैं। शी जिनपिंग से मिलकर गले लगते हुए वो फोटो पोस्ट करते हैं और फिर चाइना की तारीफ करते हैं कि चाइना बहुत अच्छा देश है।